हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक और तड़कता भड़कता वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। वैसे तो इजी भी है, बट ये 2 in 1 काम करेगा। एक तो फिजिकल साइंस में भी ये टॉपिक है और दूसरा टेक्नोलॉजिकल में भी है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है उस पर भी ये टॉपिक है, तो दोनों के काम आ जाएंगे। तो एक ही वीडियो में हम लोग दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। जो कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जो 5 पीढ़ियाँ हैं। प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी, और ये तृतीय हो जाएगी, चतुर्थ हो जाएगी, और 5वीं पीढ़ी। ठीक है, तो इसके बारे में जो थोड़े से बेसिक नॉलेज हैं उनको देखेंगे, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और कंप्यूटर का है तो उसको देखेंगे। फिर इसके बाद डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं फिजिकल साइंस में उसको। ठीक है, और बाकी की जो वीडियोस है वो कल आएंगी, और क्योंकि फिजिकल साइंस का पहले है तो धीरे धीरे हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियोस भी करते रहे, क्योंकि फिर इसके बाद फिर गैप भी काफ़ी हैं। एक मतलब काफ़ी क्या, एक दिन का गैप है, तो उस पर भी हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर पहला दिया गया है कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की पीढ़ियों से तात्पर्य औद्योगिक क्षेत्र से हुई वृद्धि के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली के वर्गीकरण से है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद से जो कंप्यूटर की क्षेत्र वृद्धि है तीव्र गति से बढ़ी है। ठीक है, मतलब युद्ध होने के बाद से बहुत तेजी से इस पे बढ़ी है, और कंप्यूटर की क्रांति 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कंप्यूटर जनरेशन या फिर कंप्यूटर पीढ़ी के नाम से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए 5 पीढ़ी है, तो कौन कौन सी पीढ़ी है और किसमें क्या क्या यूज़ हुआ था, क्या क्या है उसके बारे में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 2 कम से कम आएंगे। 2 देखिए, ये मिनिमम बता रहे हैं, 2 तो रहेंगे ही, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक ही है ये, तो 2 के अलावा भी ज़्यादा हो सकते हैं। बट हम लोग को क्या है, जितना भी ज़्यादा मिल सके इसके बारे में वो पढ़ना है, कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें पहली पीढ़ी के बारे में बताया गया है कि पहली पीढ़ी के अंतर्गत वे कंप्यूटर आते हैं जो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की जाती है, जिनमें वैक्यूम ट्यूब प्रयोग की जाती है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खुद ही समझ रहे हैं, काफ़ी बार आप लोग पढ़ भी चुके होंगे जिन्होंने CCC और वगैरह वगैरह वाले एग्जाम दिए होंगे, तो उस पर ये काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस हो जाते हैं। जो प्रथम पीढ़ी है उस पर क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा गया था, और ये आकार में कैसे होते हैं, काफ़ी बड़े होते थे। ठीक है, इनमें से प्रमुख जो हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ENIAC। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। तो देखिए फुल फॉर्म इसका जरूर याद करिएगा। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बाकी ये देखिए 4 जो इंपॉर्टेंट है, इनका फुल फॉर्म तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म भी आ सकता है क्वेश्चन में। फिर अब इस पे देखते हैं क्या दिया गया है। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे USA के पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी के जॉन एकर्ट, ठीक है, जॉन मॉची ने 1946 में बनाया था। अब देखिए इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पहला कंप्यूटर था, हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। कहाँ बना था, USA में बना था। किसने बनाया था, पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी के जॉन एकर्ट ने बनाया था, और जॉन पेनी ने। ठीक है, कब बनाया था, 1946। तो इतना हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट है और वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो C से देखिए कंप्यूटर रहेगा और E से इलेक्ट्रॉनिक ही है, तो बीच का बस आप लोग को देखना पड़ेगा। और इससे क्या है, 1950 में बनाया गया था। किसने बनाया था, जॉन न्यूमैक ने बनाया था। यह संग्रहित प्रोग्राम के तथ्य पर प्रयोग की होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद थर्ड वाला था EDSAC है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो यह क्या था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के MV विलिकस के द्वारा 1949 में विकसित किया गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे यूनिवैक फर्स्ट बोलते हैं। और इसका क्या है, यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसको 1950 में यूनिवैक कॉरपोरेशन ने बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली पीढ़ी का। अब द्वितीय पीढ़ी देखते हैं। अब दूसरी पीढ़ी में जो है, हाँ दूसरी पीढ़ी में क्या है, 1955 से 65 के बीच में सेकंड पीढ़ी है। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ था कि
इसकी जो शुरुआत हुई थी 1955 से हो गई थी। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब यूज होता था फर्स्ट में, बट इस पे क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया था, ठीक है, जिसके कारण इनका जो आकार था वो छोटा हो गया था और ये हल्के भी हो गए थे। अब आकार हल्का मतलब छोटा होगा तो थोड़े से हल्के हो जाएंगे। इनके जो कार्य करने की जो गति थी काफ़ी तेज थी हो गई और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ने अधिक विश्वसनीयता प्रदान की, ठीक है। इसी समय उच्च स्तरीय प्रोग्राम्स, अब देखिए कुछ प्रोग्राम है उनको देख लेते हैं। पहला है कोबोल, COBOL, और फिर है फोर्ट्रेन, और तो FORTRAN विकसित हुआ। तो ये किस में विकसित हुआ था, तो द्वितीय जो पीढ़ी हुई थी कंप्यूटर में उसमें विकसित हुआ था। इसी पीढ़ी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी इनपुट और आउटपुट यूनिट भी विकसित हुई, ठीक है। तो ये देखिए ये 5 चीज़ें जो हैं उनको आप देख लीजिएगा, कोबर्ट और ये फोर्ट्रेन, और फिर इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी इनपुट और आउटपुट यूनिट भी विकसित हुई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनपुट आउटपुट मूवी किस पीढ़ी में विकसित हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया IBM 1620। अब इस पे दिया गया द्वितीय पीढ़ी में जो कुछ कंप्यूटर थे उनके बारे में बताना है, मतलब बताया गया है इस पे। तो IBM 1620 यह मुख्यतः वैज्ञानिकों कार्य, जो वैज्ञानिक कार्य होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता था और यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम था, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है CDC 3600। यह भी वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होता था और लेकिन इसका जो आकार था वो बहुत बड़ा था, ठीक है। फिर है IBM 1401। इसका आकार छोटे से मध्यम आकार का था और इसका प्रयोग व्यवसाय हेतु किया जाता था, ठीक है। तो हमारी 2 पीढ़ियां खत्म हो गई, तीसरी पीढ़ी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तीसरी पीढ़ी में जो दिया गया था ये कब से कब तक की, 1965 से लेकर 70 के बीच की है। और इस पीढ़ी में जो कंप्यूटर जो आकार था उनमें छोटा हो गया, कम मूल्य के और अधिक संग्रहण क्षमता व तीव्र प्रक्रिया गति वाले थे, ठीक है। इन कंप्यूटर में स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड और SSI से शॉर्ट में बोलेंगे और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड MSI प्रयुक्त होने लगे थे, ठीक है। और जो तीसरी पीढ़ी थी इस पे यूज करा गया था IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करा गया था। तो अब पहले वाले में क्या था, वैक्यूम था और वैक्यूम ट्यूब थी, और फिर इसके बाद सेकंड में क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर, और थर्ड में क्या आ जाएगा, IC आ जाएगी, ठीक है। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से जाने जाते हैं और सिलिकॉन की छोटी सी चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स और विद्युत अवयव लगे होते हैं। इस प्रकार इस इंटीग्रेटेड जो सर्किट ने ट्रांजिस्टर को हटाकर अपना स्थान ले लिया और इससे उनका आकार और भी छोटा हो गया, ठीक है। और इसी पीढ़ी में विकसित हुए कुछ कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। वो IBM 360, ICL 1900 और IMB 370 और VAX 750। उच्च स्तर की भाषा विग्नरस ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो बेसिक फुल फॉर्म है इसका, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, इसी पीढ़ी में विकसित हुआ, ठीक है। तो ये थर्ड पीढ़ी होगी। अब थर्ड पीढ़ी में ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेसिक किस पीढ़ी में विकसित हुआ, तो थर्ड पीढ़ी में विकसित हुआ था ये। और फिर इसके बाद अब चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ पीढ़ी, तो इसका जो ईयर है वो कितना है, 1971 से लेके 87। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर से लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, LSIC लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किए जाते थे जो एक सिलिकॉन की चिप पर बनाए जाते थे जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। और माइक्रो कंप्यूटर्स के विकसित हो जाने के कारण कंप्यूटर के केंद्रीय संसाधन यूनिट को एक चिप पर स्थित करना संभव हो गया, ठीक है। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते थे। बाद में इनमें क्या हो गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो VLSIO प्रयोग होने लगा। पर्सनल कंप्यूटर जो आज हम अपने स्कूलों आदि में देखते हैं, चौथी पीढ़ी की देन है, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी की देन है जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। और फिर इस पीढ़ी का एक प्रमुख विकास वर्चुअल स्टोरेज के प्रयोग में वृद्धि होना था, ठीक है। और अब जो आ जाएगा हमारा पांचवी पीढ़ी,
और ये हुई थी 1987 से लेके अभी तक। और 90 के दशक के कंप्यूटर पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं और इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई की बात सोची जा रही है। ऐसा करने से कंप्यूटर अधिक तार्किक हो जाएंगे और इनकी कार्य करने की जो गति है अत्यंत तीव्र हो जाएगी। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कोशिश सबकी यही है कि छोटा साइज और प्लस जो वर्किंग प्रोसेसर है बहुत तेज कर दें, ठीक है। और फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सोच सकता है, बात कर सकता है और क्या कर सकता है, मनुष्य की तरह अपना डाटाबेस के विशाल से ज्ञान से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर से जो सीक्वेंसिंग प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर कार्य करने की बजाय से पैरेलल समांतर प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये मानव ज्ञान के भंडार रिजर्वॉयर्स की तरह कार्य करेंगे और सदैव मानव बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के आज भी दिन प्रतिदिन से विकास की अवस्था में है, ठीक है। जो 5वीं पीढ़ी अभी देखा होगा आप लोग, जब छोटे से अभी तक देख लेंगे तो पहले क्या आता था, बड़ा सा मॉनिटर होता था, फिर इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, फिर फ्लैट आने लगा, अब आगे आगे चलता ही रहेगा ये सब, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स नंबर ये 7 था। इसके बाद हम लोग अभी 8 देखेंगे, फिर 9, कल तक की 9 2 और अपलोड हो जाएंगे। आज ही एक और अपलोड करेंगे, फिर इसके बाद एक और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और MCQ तो आप लोग देख ही रहे होंगे सब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।